हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। और आज हम करने वाले हैं अगला टेस्ट जो कि आपका सीडीपी का होने वाला है। चलिए, इसके अंदर हम 30 क्वेश्चन देखेंगे, तो क्लास में जुड़ जाइए। पहला कह रहा है कि साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये किसकी रचना है। आपके पास चार ऑप्शन है, वाल्टर हंटर की है, बार्टसन की है, कार्ल लेथले की है या टॉलमैन की है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो पुस्तक है ना, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये रचना है आपकी वाटसन की। ठीक है, अब ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी रचना वाटसन की है, तो साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। आपको पता है कि वाटसन कौन है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया। बाल चिंतन की भाषा, बाल चिंतन यानी कि बच्चों के विचार करने की जो भाषा होती है, वो ग्रंथ किसका है। तो जीन पियाजे का है, स्टैनली हॉल का है, थार्नडाइक का है, रूसो का है। तो आपको पता है ये किसका है, जीन पियाजे का। ठीक है, इसी को आप पलट देंगे तो तीसरा क्वेश्चन और निकल आएगा। चौथा क्वेश्चन अगला देखेंगे, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है। बाल मनोविज्ञान का विस्तार, बाल विकास का विस्तार या फिर सामाजिक विज्ञान का विस्तार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं जो बच्चे का विकास हो रहा है ना, बच्चे के विकास का यानी बॉडी का। मनोविज्ञान से मतलब हो गया कि बच्चे के मन के विज्ञान का। तो ये विकासात्मक मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं होता है, शरीर का विज्ञान होता है। इसीलिए ये क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान बाल विकास का विस्तार है, यानी बच्चे के शरीर का विस्तार कितना हो रहा है उसका विज्ञान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, कब होती है। चार ऑप्शन है, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। तो आपको पता है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कब होती है, बच्चों की शारीरिक शरीर में जो वृद्धि दर होती है ना, वो ज्यादा किशोरावस्था में होती है पूर्व बचपन की बजाय, है ना। पूर्व वाले अवस्था से ज्यादा होती किशोरावस्था में। आप देखते हैं ना कि 12 से लेके 18 तक के बच्चे में या 14 से लेके 18 तक के बच्चे में कितने ज्यादा बदलाव आने लगते हैं। अगर हम बात करें तो लड़कियों की आवाज कैसी होने लगती है, लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, लड़कियों की आवाज सुरीली पतली होने लगती है ना। लड़कों की क्या होना है, बॉडी पार्ट में क्या होने लगता है, गले में वो कंठी सी बाहर लगती है ना। लड़कियों का चेहरा क्या होता है, फैसने लगता है। फैसने का मतलब है थोड़ा सा क्लियर होने लगता है, या कह सकते हैं कि थोड़ा मोटापन सा होने लगता है ना। और क्या है, तो काफी सारे किशोरावस्था में बहुत ज्यादा शारीरिक वृद्धि देखने को मिलती है ना, बॉडी पार्ट्स वगैरह है वो भी विकसित होने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था की विशेषता को सर्वप्रथम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। चार ऑप्शन है, विकास है, अस्थिरता है, परिवर्तन है या समायोजन है। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, परिवर्तन, यानी कि चेंजमेंट क्या करता है, किशोरावस्था की चेंजमेंट क्या करेगा, विशेषता को सर्वप्रथम रूप से व्यक्त करता है। किशोरावस्था में क्या आता है भाई, परिवर्तन आता है बॉडी के अंदर, है ना। बॉडी का क्या होता है, शारीरिक विकास हो रहा होता है उस टाइम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है क्या, पढ़ना, बातें करना, सोना या कहानी सुनना। तो 5 वर्ष का जो बच्चा होगा ना, जो अभी मतलब 6 वर्ष का होने के बाद में पहली क्लास में आएगा, तो उससे पहले वो यूकेजी या एलकेजी में होता है, तो वो 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है कि कोई उसको कहानियां सुनाए। ठीक है, चलिए वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किसको माना, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किसको माना, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, बच्चा जब 0 से कितना 2 वर्ष होता है ना, 0 से 5 वर्ष को वैलेंटाइन मानते हैं शैशवावस्था। ठीक है, याद रखिएगा। तो वैलेंटाइन 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था मानते हैं और इसी को कहते हैं कि बच्चे का यह आदर्श काल होता है सीखने का। चलिए अगला देखिए, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती क्या, आत्मसात, समंजन कहलाएगी या फिर आपकी अनुकूलन कहलाएगी या स्कीमा। तो आपको पता है ना, स्कीमा की बात कौन करते हैं, कौन करते हैं, जीन पियाजे करते हैं। और स्कीमा का मतलब होता है कि मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया, जो कि जीव विज्ञान में कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। ठीक है, चलिए चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है। यहाँ पे देखिए तीसरी पुस्तक आपसे पूछी गई, पहले वाटसन की पूछी गई थी, फिर एक पुस्तक और पूछी गई थी, है ना। उसके बाद में ये आपकी अगली पुस्तक है, तीसरी पुस्तक है ये। 4 ऑप्शन से वाटसन की है, जॉन डीवी की है, एरिक्सन की है या फ्रायर की है। तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, है ना, बचपन और सोसाइटी किसकी पुस्तक है, तो आपके एरिक्सन की है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? विवेक यानी बुद्धि की अवस्था, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विवेक यानी कब आपकी बुद्धि डेवलप होने लगती है, मतलब बच्चे की बुद्धि, तो पोस्ट कन्वेंशनल में उसकी बुद्धि क्या है, डेवलप होने लगती है ना। विवेक से काम करता है वो, बुद्धि से। ठीक है, चलिए। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा और बाल्टर ने बल दिया। बांडुरा और बाल्टर ने, देखिए इसको क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि बांडुरा और बाल्टर ने किस पर सबसे ज्यादा बल दिया, तो अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति पर, यानी बहुत अच्छी तरीके से, निपुण तरीके से अधिगम करने की पद्धति पर बांडुरा और बाल्टर बल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन से पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्व वास्तविकीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ना, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति किस पर लागू होती है, तो इस पर, यानी कि निरीक्षण युक्त अधिगम हो, है ना, और या फिर अनुकरण हो, है ना। चलिए अगला देखते हैं, सीखने की आयु मानी जाती है कौन सी आयु? 8 से 18 वर्ष, है ना। अगला है 7 से 10 वर्ष, 1 से 5 वर्ष और 8 से 20 वर्ष। तो देखो यहाँ पर जो 1 से 5 वर्ष की उम्र है ना, वो सीखने की आयु मानी जाती है। और आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल कौन सा है, तो आपका 0 से 5 वर्ष ही माना जाता है। और सीखने की आयु कौन सी है, तो 1 साल से। भाई 0 साल का बच्चा तो नहीं, जो बच्चा पैदा होकर आया वो तो नहीं सीखेगा, लेकिन हाँ 1 साल के बाद में बच्चा जो है अपनी बॉडी पे भी कंट्रोल करना सीखने लगता है ना। तो कुछ भी सीख रहा है, थोड़ा बहुत भी सीख रहा है, बट वो 1 साल के बाद में ही सीखना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते, ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, गेट्स और अन्य का, रूसो का, या वुडवर्थ का, या बारेन का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गेट्स और अन्य का। यानी क्या है, एक चीज इसको समझाती हूँ। अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, अधिगम यानी कि मान लीजिए आप कोई चीज सीख रहे हैं, है ना, यहाँ पर आपको हिंदी सीखनी है, हिंदी आती नहीं है, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज ले ली मैंने। तो जब आप सीख रहे हैं, कह रहा है कि अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते कौन? यानी कि देखो, जब आप सीख रहे हो तो ये ग्राफ कैसा जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, है ना। जब आप नहीं सीख रहे हो तो ऐसे जाएगा, और जब ठीक है लीनियर हो, मतलब कि ठीक है, तो मैं क्या हो रहा है कि इतना आपको आता है कि ठीक है एवरेज है आपका, तो आपका ये ग्राफ ऐसे रहेगा। तो ये ग्राफ की ओवरऑल मिला के बात करते गेट्स, जी फॉर ग्राफ, जी फॉर गेट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आरंभ में सीखने की गति मंद और बाद में तीव्र हो जाती है, ये किसने कहा है? नतोदर वक्र में कहा गया, उन्नतोत्तर वक्र में कहा गया, मिश्रित वक्र में, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये नतोदर वक्र में कहा गया। अब आप मुझे बताएंगे कि ये हमारा पैरा है ना, एक हमारा ये वक्र होता है, एक हमारा ये वक्र होता है, एक हमारा ये होता है। अब बताइए कौन सा नतोदर वक्र है, ये आपको बताना है कमेंट में। अगला देखिए, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? 4 ऑप्शन से, जीन प्याजे हैं, जेरोम ब्रूनर है, जॉन डीवी है, या मन है। तो आपको पता है संरचनात्मक सिद्धांत के जो प्रवर्तक है ना, वो आपके जेरोम कौन है? जेरोम ब्रूनर है, याद रखेंगे। अब जेरोम ब्रूनर, ये पलट के भी पूछ सकता है, जेरोम ब्रूनर इनमें से किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो संरचनात्मक। और संरचनात्मक सिद्धांत आपका सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे पहला मनोविज्ञान के क्षेत्र में यही माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे वृद्धि होती है। वो क्या है? शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्वलन है, या व्यक्तिगत भिन्नता है, ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा ज्ञान का सहसंबंध और अंतरण है। ठीक है, चलिए। अर्थपूर्ण अधिगम को करके सीखने की संज्ञा किसने दी? जॉन डीवी ने, ब्रूनर ने, वाटसन ने, या स्टैंग ने। तो अर्थपूर्ण अधिगम करने की जो बात बोली है वो बोली है जॉन डीवी ने। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। चिंतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन है, चिंतन एक संज्ञानात्मक क्रिया है, चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। अगला है, चिंतन में मानसिक खोज नहीं होती है, चिंतन के समय बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो जो गलत कथन है वो ये है कि चिंतन में मानसिक खोज नहीं होती। भाई चिंतन में मानसिक खोज ही तो हो रही होती है ना। आप जब अपने मन में विचार कर रहे होते हैं, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं, जैसे करियर के बारे में, तो क्या कर रहे हैं? खोज ही तो कर रहे हैं ना कि मैं किस करियर में जाऊं, या मुझे कहां पर सबसे पहले सफलता मिल सकती है ना, या फिर मैं कौन से क्षेत्र में पहले एक नौकरी ले लूं, बाद में अपने प्रोफेशन को फॉलो करूं या अपने पैशन को फॉलो करूं। तो ये सब क्या है? आपकी चिंतन में खोज ही तो हो रही है, और यहाँ पे कह रहा है कि खोज नहीं होती है, तो चिंतन में खोज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल दी थी, है ना। फर्श पर कोट फेंकने की
आदत डाल दी थी। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट खूंटी पर टांग दो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। उदाहरण किस चीज का है? श्रृंखला अधिगम का है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का है, प्रत्यय अधिगम का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ना उसने क्या किया। लड़की पहले क्या करती थी, घर में कॉलेज से आती थी है ना, और अपने कोट को उतारती थी, कहीं पर भी फेंक देती थी, ना सिर्फ मतलब जमीन पर नहीं, कहीं पर भी वो फेंक देती थी। तो एक दिन उसकी माँ ने उसे डांटा और कहा कि बाहर जाओ, कमरे से बाहर जाओ और कोट खूंटी पर टांगो, है ना। तो उसकी माँ ने क्या किया? मार्गदर्शन किया। तो इसको हम क्या कहेंगे? श्रृंखला अधिनियम। पहले उसको बोला बाहर जाओ, फिर दूसरे नंबर पे बोला खूंटी पर अपना कोट टांगो। तो अब वो लड़की समझ गई कि मुझे क्या करना है, खूंटी पर कोट टांगने से कोई फायदा नहीं है, रखना तो लास्ट में अलमारी में है। तो तीसरे नंबर पर उसने खुद ही फॉलो कर लिया कि मुझे अपना कोट कहाँ पे रखना है, अलमारी में, खूंटी पे टांगना है। चलिए, ये श्रृंखला अधिगम होता है। कोहलर ने विकसित किया, क्या विकसित किया? एसआर बॉन्ड सिद्धांत, इनसाइट सिद्धांत, फील्ड सिद्धांत, या फिर कंडीशनिंग सिद्धांत। तो कोहलर ने पहले बताएंगे किस पर अपना प्रयोग किया था, ये आप कमेंट में बताइएगा, ये आपके लिए है। दूसरा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनसाइट सिद्धांत कोहलर ने विकसित किया, याद रखेंगे। इनसाइट थ्योरी या सूझ का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, कोहलर ने दिया था। चलिए, उसके बाद देखिए चार क्वेश्चंस और मिल रहे हैं आपको 30 की जगह पर। देखिए, एसआर थ्योरी दिया आपकी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। फील्ड थ्योरी आपको दी है क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन ने। और कंडीशनिंग थ्योरी यानी अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। पावलोव ने किस पे किया था वो आप कमेंट में बताइएगा। थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, ठीक है। कुर्ट लेविन ने किस पर किया था? तो ये सारे आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, बिग 5 मॉडल के अंतर्गत कौन से कारक आते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। बहिर्मुखता, वो सहमति जन्यता, अंतःकरण की शुद्धता, व मन स्थाप, अनुभवों की प्रतिकूलापन, या उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीजें आपकी बिग 5 मॉडल में आती हैं, ठीक है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसने दिया था? अब सबसे बड़ा देखो, अगला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि बिग 5 मॉडल के प्रतिपादक कौन है? तो कोस्टा और मैकेक्रे। कौन है? कोस्टा और मैकेक्रे। अहम का विकास बालक के बाल्यकाल में हो जाता है, ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन है। वुडवर्थ का, डॉक्टर इंदु दुबे का, फ्रायड का, इनमें से कोई नहीं। तो बाल अहम का देखो, अहम हो गया, है ना, अहम हो गया आपका। और क्या हो गया? अहम हो गया आपका। साथ में कोई भी मतलब सेक्सुअल वाली बात हो गई ना, काम भावना की, काम वासना की जो भी बात हो गई, वो कौन करते हैं? यही फ्रायड, सिगमंड फ्रायड साहब करते हैं। तो अहम यानी कि बच्चे के अंदर बाल्यकाल में ही अहम यानी ईगो आ जाता है, इसकी बात आपके सिगमंड फ्रायड करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? 4 ऑप्शन है। ऑलपोर्ट की, काटल की, जुंग की, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाना वाला व्यक्तिगत का वर्गीकरण, है ना, व्यक्तित्व का वर्गीकरण, जिसको क्या बोलते हैं? टीएटी बोलते हैं ना, टैट बोलते हैं। तो ये किसने दिया था? ये आपका जुंग ने दिया था, ठीक है। जुंग या युंग भी इसे कहते हैं। जुंग या युंग का व्यक्तित्व वर्गीकरण क्या है? तो अंतर्मुखी है। 3 भागों में बांटा। एक तो होते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति, जो अपने मतलब क्या बोलते हैं उनको? इंट्रोडक्स बोलते हैं ना, कि जो अपने आप से मतलब रखते हैं। एक होते हैं बहिर्मुखी, जो अपने आप से तो रखते ही रखते हैं, अपने आप से नहीं रखते हैं, ये बहिर्मुखी होते हैं, दूसरों से ही रखते हैं कि दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है। फिर तीसरे नंबर पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये वाले व्यक्ति आते हैं, जो अपने से भी मतलब रखते हैं और दूसरे से भी रखते हैं। चलिए, विचार, प्रेरणाएं, आवेग और इच्छाएं व्यक्तित्व के किस भाग का निर्माण करती हैं? विचार, प्रेरणाएं और आवेग, इच्छाएं। चेतन का, अचेतन का, अर्धचेतन का, उपयुक्त सभी का। तो ये आपके अचेतन मन का होती है ना। विचार दिखते नहीं, जो चीजें दिखती नहीं, प्रेरणाएं दिखती नहीं, आवेग दिखता नहीं, इच्छाएं दिखती नहीं, तो ये क्या है? आपके अचेतन मन के उदाहरण है। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, स्किनर का है, प्लेटो का है, या ड्यूबी का है? तो ये कहा था 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक बताए थे किसने? तो ये क्रो एंड क्रो ने बताए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जुंग ने व्यक्तित्व का विभाजन जिस पुस्तक में किया। अब देखो, युंग या जुंग से आपका तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि युंग ने व्यक्तित्व विभाजन का व्यक्तित्व विभाजन जिस पुस्तक में दिया उसका नाम क्या था? साइकोलॉजी टाइप, बिहेवियरिज्म, टाइप ऑफ मैन, या इनमें से कोई नहीं। तो इनकी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिकल टाइप, ठीक है। साइकोलॉजिकल टाइप के लेखक है युंग या जुंग। बिहेवियरिज्म के लेखक है बार्टसन, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? व्यवहारवादी भी कहा जाता है। टाइप ऑफ मैन लिखी है आपकी स्प्रेंगर ने, और नेचर ऑफ मैन लिखी है हिप्पोक्रेट्स ने। तो ये 4 पुस्तक आपको और मिल गई, याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, ये 5 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम के हैं? 4 ऑप्शन से संक्रिया के, विषय वस्तु के, उत्पाद के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी आपके संक्रिया के हैं। संक्रिया के क्या हैं? यानी कि प्रोसेस के, है ना। प्रोसेस संक्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में? संज्ञान, स्मरण करना, अभिसारी चिंतन करना, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, ये 5 तत्व किसके हैं? तो संक्रिया के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। जन्म क्रम है, सामाजिक आर्थिक स्तर है, आनुवांशिक प्रभाव है, आकांक्षा स्तर है। तो ये क्या होता है? आनुवांशिक प्रभाव आपके व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण होता है। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा ये आपके माता पिता को देखकर लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से संबंध नहीं है? पुनर्बलन का नियम, तत्परता का, अभ्यास का, या फिर प्रभाव का? तो आपको पता है ये आपकी किसके हैं? त्रुटि के सिद्धांत से रिलेटेड है ना। त्रुटि और प्रयास, त्रुटि व प्रयास से है। और किसने दिया ये? तो थार्नडाइक ने दिया। याद रखेंगे किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया था। लेकिन जो नहीं है वो पुनर्वलन का सिद्धांत नहीं है, रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत इसके अंदर नहीं आता है। चलिए अब बात करते हैं। थार्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, 3 मुख्य नियम बताए। तत्परता का नियम, यानी बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए पढ़ने के लिए, तो ही वो पढ़ सकता है ना। आपके अंदर कमाने का जुनून होना चाहिए तो ही आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जब कमाने का जुनून नहीं होगा तो काम करने का भी कोई मतलब बनेगा नहीं। ठीक है। दूसरा है अभ्यास। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही आपको काम करके बहुत सारा पैसा या फिर बहुत सारा नेम फेम मिल जाएगा। आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। जब 1000 बार अभ्यास करेंगे तब जाकर आपको एक बार सफलता मिलती है। अगला है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है? आपको खुद से ही अपने ऊपर क्या डालना है? इफेक्ट डालना है। ठीक है। काम वो करना है जिससे आप अफेक्टेड होते हैं, ये नहीं कि आप वो वाला काम करें कि दूसरे के ऊपर। ठीक है। तो प्रभाव का नियम, तो ये तीनों के तीनों नियम के आधार पर ही हम सब क्या करते हैं? अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? 4 ऑप्शन से सीखने की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालकों की बर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, या शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। उपचारात्मक की बात हो रही है, इस पर मैंने आपको निदानात्मक और उपचारात्मक पर पूरी एक थ्योरी क्लास भी लगाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? ये बी होता है। कैसे होता है? देखो यहाँ पर अध्यापन संबंधी पहले आप कठिनाइयों को दूर करते हैं और फिर उसको शिक्षण देते हैं, जबकि पहला वाला क्या है आपका? निदानात्मक, यानी सीखने की कठिनाइयों के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं आप, तो ये आपका निदान कर रहे हैं आप। ठीक है। और उसमें आप शिक्षण भी कर रहे हैं। निदान को पहचानने के बाद में जब आप शिक्षण कार्य भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं ना बच्चे का, तो फिर वहां पे आप उपचार भी कर रहे हैं। तो जब शिक्षण कार्य पर आ गए तो उपचार कर रहे हैं, और जब पता लगा रहे हैं समस्या का तो आप निदान कर रहे हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए हमने 30 नहीं बल्कि 40 क्वेश्चंस किए। 30 तो आपके पास में वैसे ही थे और प्लस 10 क्वेश्चन हमने इनके सोल्यूशन से भी निकाले, तो लगभग हमने 40 क्वेश्चंस की ये क्लास लगाई। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीट एग्जाम के लिए आज से लगाकर मात्र 15 दिन आपके पास में बचे हुए हैं। इन 15 दिनों में जितना टूट कर आप तैयारी कर सकते हैं उतना टूट कर बिखर कर तैयारी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2.5-3 साल के बाद में फिर मौका मिलेगा, और जॉब की वैकेंसी जो है ना, देखो गवर्नमेंट के ऊपर है, आपके ऊपर तो सिर्फ तैयारी करना है। और तैयारी अगर कम समय में जबरदस्त हो जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है, बजाय कि बहुत टाइम लगाने के। ठीक है। तो याद रखिएगा क्लास बहुत सारी हो चुकी हैं, जाइए और जाके करिए उन कंटेंट क्लासेस को करिए। थ्योरी क्लास भी मैंने लगाई है, एनईपी भी मैंने आपको करवा दिया। एनईपी 2020 जो है उसमें राजस्थान का पोर्शन भी मैंने लिया है। आपको आरटीई की क्लास भी आपको मिल जाएगी, जो कि दोनों है। आपको आरटीई 2009 भी मिलेगा, 2011 भी मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने शिक्षण विधियों की भी क्लास लगा दी है, ऑल सब्जेक्ट शिक्षण विधियों की ऑल सब्जेक्ट की क्लासें लगा रखी हैं। 4 क्लासेस लगाई हैं, उन्हें जाकर देखिए। अभी उसमें भी आपकी काफी सारी क्लास आएंगी, काफी सारी नहीं, कम से कम 4 से 5 क्लास शिक्षण विधि की और मान के चलिए, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे की क्लास नहीं की है। जब आप एग्जाम टाइम पर होंगे तो हो सकता है, काफी बच्चे कह रहे थे कि नहीं मैम मैराथन लगा दीजिए, तो उसकी भी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप पहले 30 मिनट की क्लासेस कर लीजिए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।